बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ, लेक्चर नंबर 36 तक। आज हम लेक्चर नंबर हमारा 37 है और इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंसी ऑफ चैप्टर 5? फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो, बोर्ड पैटर्न्स या बोर्ड को लेके या बोर्ड के क्वेश्चन या बोर्ड पेपर से प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें, दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन हर हाल में आने हैं। और अगर इन केस इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता तो इसमें कम से कम 15 मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स का पेपर सिर्फ इसी चैप्टर में से आता है। ठीक है, 15 तो मिनिमम इसमें से ज़रूर आएगा। आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, कोई MCQs आ जाएंगे, इस तरह की चीज़ें, या स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें से एक लॉन्ग आता है, 2-3 शॉर्ट आते हैं और 2-3 MCQs, तो वो 15 मार्क्स का पेपर आता ही आता है। तो ये तो बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से था। अगर आप इसको कंप्यूटर प्रोस्पेक्टिव से देखें कि सर ये चैप्टर क्यों ज़रूरी है, तो याद रखो कंप्यूटर्स का पूरा ऑपरेशन समझ लें कि आप कंप्यूटर के हर एक पार्ट का, हर एक पुर्जे का जो ऑपरेशन करते हैं वो इसी चैप्टर में करते हैं। अगर आपने ये चैप्टर 5 जो है, जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, चैप्टर नंबर 5, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में, उसके अंदर बसेस क्या हैं, उसमें पोर्ट्स क्या हैं, उसके अंदर जो बाकी डिफरेंट पार्ट्स हैं वो वर्किंग कैसे करते हैं और कंप्यूटर का सारा स्ट्रक्चर्स आपस में कैसे मिल के फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड टर्म कि सर हमें ये फ्यूचर में कहाँ काम देगा। बेटा जब भी आप फ्यूचर अगर कंप्यूटर साइंस या IT में अगर आप परसू करते हैं तो इसके ऊपर, यहाँ तो ये जस्ट एक चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो आज मुझे याद है मैंने BS के अंदर, मैंने MS के अंदर, इवन PhD के अंदर जो पहले कुछ कोर्सेज थे, हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टिल हम इसकी स्टडी करते हैं क्योंकि फिर ये आगे डिफ़ाइन होता है। अभी तो आप सिर्फ CPU पढ़ लेंगे तो CPU क्लियर हो जाएगा, फिर CPU के आगे उसके एक्टिव, स्लीपिंग, उसके शेल, उसके मोड, वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। ठीक है, उसकी पाइपलाइंस क्या होती हैं, वो कैसे स्केजुलिंग करता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ़ जिसको आपने पढ़ना होता है। तो ये चैप्टर बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जस्ट ये सीखना है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़, अगर आपने IT में आगे अपना करियर फॉलो करना है, परसू करना है, तो फिर भी ये चैप्टर आपको आना चाहिए क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं जी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर का मतलब मेरे बच्चों को पता है जी, कंप्यूटर ही, ठीक है, मशीन है। आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि उसका स्ट्रक्चर, वो कैसे उसके पार्ट्स लिंक्ड हैं, कैसे काम करते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसके अंदर बेटा ये आपकी, हम कंप्यूटर थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर टिल CPU तक इस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक। आगे चलते हैं। आपकी बुक, स्टूडेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स करके पूछ रहे हैं सर आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, सर आप IT सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं या कोई और सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं। बेटा याद रखो, वेरी फर्स्ट डे से लेकर, मुझे कोई 12 ईयर्स हो गए हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, तो मैं कभी भी कोई ना IT सीरीज़, ना कोई PM सीरीज़, ना कोई अपने नोट्स, ना किसी और के नोट्स कभी ना फॉलो करवाएं हैं, ना ही कीजिएगा। वजह, पेपर जब बनता है तो बोर्ड की बुक सामने रख के बनता है, उसकी जब चेकिंग होती है तो बोर्ड की बुक रख के चेकिंग होती है। तो याद रखो, सीरियस ठीक है आप परचेज़ करें क्योंकि उसके अंदर टीचर्स ने मेहनत की हुई है, मेरी ही कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने वो बुक्स लिखी हुई हैं, तो वो आपको हेल्प आउट करता है। लेकिन आप जो मेनली जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं वो आप इसी बुक को फॉलो कीजिए जो आपकी बोर्ड्स की बुक है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है ये। आप लोग मैंने भी ये इंटरनेट से डाउनलोड की है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक भी आपको किसी लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका लिंक जो है वो भी पेस्ट कर दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको हमने डाउनलोड कहाँ से करना है। इस बुक को फॉलो करो, पेपर इसी में से बनता है बच्चों, पेपर चेक भी इसी को सामने रख के होता है। आप चाहे जितनी मर्जी सीरीज़ परचेज करते रहें, वो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या उनकी कंपोजिशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बुक किताबें बहुत अच्छी हैं, बट समझने के लिए ये, और मैं यही फॉलो करता हूँ। तो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 71 कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसमें सबसे पहले जो बच्चों एक थ्योरी है जिसको हम जॉन वॉन न्यूमन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी है क्या? पहले ये
क्लियर कर ली जाए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अगर आप इस पैराग्राफ को ज़रा देखें 1951, ठीक है, ये कहीं पे 1950s भी है, कहीं 1952 है, क्योंकि ये एक आइडिया था, वो 1947 में वो आइडिया लॉन्च हुआ वॉन न्यूमन्स के माइंड में, फिर वो चलते चलते, लेकिन जो पहला प्रैक्टिकल मशीन जो थी इसकी वो 1951 में लॉन्च हुई, तो सम टाइम ये 1947 भी है, तो आइडिया से रेलिवेंट है। लेकिन आपकी बुक में जब भी कभी इसका जिक्र आए और आपसे ईयर पूछा जाए तो आपने 1951 लगाना, वो यही होगा, क्योंकि आपकी बुक में 1947 इसके लेफ़्ट राइट्स नहीं है, वो एंट्री टेस्ट वगैरह में होते हैं। जब आप इंशाल्लाह हमारे पास एंट्री टेस्ट देखेंगे उसके अंदर आपको बताएंगे कि वो चीज़ें क्या हैं। वॉन न्यूमन्स क्या है बेटा, इसका पूरा नाम जॉन वॉन न्यूमन है, ठीक है। ये कौन है, ये एक साइंटिस्ट है, एंड हिज टीम, उसके साथ कुछ लोग और होंगे, जिस इज़ कॉल्ड टीम, डिज़ाइन अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स, ये नाम है कंप्यूटर का, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। मतलब वॉन न्यूमन ने 1951 में एक कंप्यूटर लॉन्च किया जिसका नाम क्या था, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। ये तो डेफिनेशन होगी। अब स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है क्या, आगे वही चले। अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ाइन, उनके लॉजिक के मुताबिक, उनके माइंड डिज़ाइन के मुताबिक, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम, ये वही है। एंड द डेटा आर स्टोर्स इन द मेमोरी ऑफ द मशीन। जो प्रोग्राम हैं, जैसे पेंट है तो पेंट एक प्रोग्राम है, और आप पेंट को यूज़ करके कोई फ्लैग कोई चीज़ आपने बनाई तो वो आपका डेटा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करके कुछ सीवी बनाई तो वो आपका डेटा है। VLC प्लेयर लेट्स सपोज वो आपका प्रोग्राम है, और उसमें आप कोई ऑडियो सॉन्ग सुन रहे हैं बच्चों, तो वो आपका डेटा है। तो प्रोग्राम और डेटा जो हैं दे बोथ आर स्टोर्ड इन द मशीन मेमोरी। वो मशीन की मेमोरी में पहले स्टोर होते हैं, देन एग्जीक्यूट होते हैं। ये है स्टोर्ड प्रोग्राम, पहले इंस्टॉल होंगे, पहले बनेंगे, देन यूज़ होंगे। अगर आप गौर कीजिए तो राइट नाउ हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आजकल जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वो यही तो हैं। आपका मोबाइल फ़ोन है तो आपके मोबाइल फ़ोन में अगर व्हाट्सएप ऐप इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यू हैव टू इंस्टॉल इट फर्स्ट, देन यू कैन यूज़ इट। तो ये स्टोर्ड प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर है, जिसको फॉलो कर रही हैं मशीन्स आजकल। ओके, द मशीन रीड द इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन, क्योंकि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं तो मशीन एक एक इंस्ट्रक्शंस को रीड करती है, और रीड करने के बाद देन उस इंस्ट्रक्शंस को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट भी करती है। एग्जीक्यूट का मतलब उसको रन करती है, CPU उसके ऊपर वर्किंग करता है। ओके, दिस सिमिलरली सिंपल डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ वेरी पावरफुल एंड जर्नल पर्पस, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर टास्क या जर्नल, जो हम जर्नल कंप्यूटर, जैसे मेरे सामने पड़ा एक जर्नल पर्पस कंप्यूटर है, ये कोई जनाब रोबोटिक्स की जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर रहा, ये कोई न्यूक्लियर सिस्टम कंट्रोल नहीं कर रहा, ना ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। ये जर्नल है, मैं इसमें म्यूज़िक भी सुनता हूँ, मैं इसके अंदर नातें भी सुनता हूँ, मैं इस पर गेम्स भी खेलता हूँ, मैं इसमें रीडिंग भी करता हूँ, मैं इसके अंदर मेरे जो डिफरेंट किस्म के टास्क हैं मैं परफॉर्म करना, दैट्स इज कॉल्ड जर्नल पर्पस। कुछ कमर्शियल यूज़ के कंप्यूटर होते हैं, कुछ जर्नल पर्पस होते हैं, कुछ डेडिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। डेडिकेटेड सिस्टम किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए होते हैं और वो वही परफॉर्म करते हैं। ओके, इट इज़ द बेसिस ऑफ मोस्ट मॉडर्न डे कंप्यूटर, ठीक है। आज का जो मॉडर्न डे कंप्यूटर है वो इसी थ्योरी को सामने रख के, तो मुझे बताइए ये थ्योरी समझ आई आपको, ठीक है। अगर आप अब इस थ्योरी की डायग्राम देखें, जो कि मैं अभी आपके सामने ड्रॉ, आपकी बुक पे भी डायग्राम्स हैं, आप उनको भी फॉलो कर लें, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए खुद से एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके देता हूँ। अगर हम चलें इस स्लाइड के ऊपर, देखते हैं जी यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड द सिस्टम यूनिट। ये बिल्कुल वही बॉक्स है जो आपके LCD के साथ पड़ा होता है, जिसको आप CPU कहते हैं। इसको CPU नहीं कहना बच्चों, इसका नाम है सिस्टम यूनिट, ठीक है। इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। इस सिस्टम यूनिट में बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर लगी होती है ये DVD विच इज़ कॉल्ड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और इस कंप्यूटर में यहाँ पे लगी होती है HDD, जिसको हार्ड डिस्क आप कहते हैं, तो हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं इसको। इसके इस पॉइंट के ऊपर लगी होती है छोटी सी जनाब पावर सप्लाई, जहाँ से करंट आ रहा होता है, दिस इज़ कॉल्ड पावर सप्लाई। ओके, पावर सप्लाई से फिर डिफरेंट किस्म की जो पावर्स होती हैं, केबल्स होती हैं, वो इसके मदरबोर्ड पे, इस पूरे के इंटरनल एक बोर्ड लगा होता है ग्रीन कलर का। आप टूटा हुआ रिमोट देखें तो उसके अंदर से ग्रीन पट्टी से निकलती है ना, वो मदरबोर्ड होता है। मोबाइल फ़ोन से निकलती है, छोटी बच्चों का जो खिलौना कार है वो तोड़ें तो उसके अंदर भी छोटा सा एक बोर्ड निकलता है, उसको भी मदरबोर्ड कहते हैं। ये क्या होता है, ये बेसिकली डिफरेंट किस्म के जो इंग्रेडिएंट्स है इसके ऊपर ही लिंक होते हैं। ओके, तो इसको हम कह लेते हैं कि ये जनाब हमारे पास आ गया मदरबोर्ड। तो हम जो है ना वो आपके कंप्यूटर का ऑपरेशन करने लगे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर्स के अंदर कुछ इनपुट पोर्ट्स होती हैं, कुछ आउटपुट पोर्ट्स होती हैं। ये पोर्ट्स, सर पोर्ट्स क्या हैं बेटा? ये वो इलेक्ट्रिकल सर्कुलेटरी पाथवेज हैं जिसमें से आप डिवाइसेस लगाते हैं। मतलब आपको यूएसबी लगा दी, कोई प्रिंटर लगा दिया, कोई स्कैनर लगा दिया, कोई डिस्प्ले स्क्रीन लगा दी, तो ये सारी पोर्ट्स हैं। और यहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर लगा होता है आईओ यूनिट। सर ये क्या है? ये बेटा इनपुट एंड आउटपुट यूनिट है, ठीक है, जो कि इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। ओके, एंड देन आपके कंप्यूटर में यहाँ पे लगी होती है जी रोम। इसको क्या कहते हैं? रोम, विच इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। और आपके कंप्यूटर में बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर लगा होता है जी, इसको कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। आप इस बॉक्स को इसकी वजह से CPU कहते हैं। हालांकि एक छोटी सी चिप है जो कि डेटा को प्रोसेसिंग कर रही होती है। बाकी तो इतने सारे इसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को आप फॉलो नहीं करते। आप जैसे उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड CPU, मैं इसलिए कहता हूँ उसको आपने सिस्टम यूनिट कहना है, CPU नहीं कहना। ओके, उसके बाद इस कंप्यूटर में यहाँ पे लगी होती है बच्चों रैम, वहाँ रोम होगी, दिस इज़ कॉल्ड रैम। वो रीड ओनली मेमोरी है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। याद रखो जो आपके कंप्यूटर की DVD है वो भी लिंक होती है रैम के साथ। किसके साथ? रैम के साथ। आपके कंप्यूटर का जो आईओ यूनिट है वो भी लिंक होता है किसके साथ? रैम के साथ। अगर आप मुझे कहें तो मैं इसको रिमूव कर दूं ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके कंप्यूटर का जो DVD रूम है वो भी लिंक होता है किसके साथ? रैम के साथ। और यहाँ पे जितनी वो पोर्ट्स वगैरह हैं वो आईओ यूनिट के साथ लिंक होती हैं और आईओ यूनिट भी रैम के साथ लिंक होता है। गौर करें अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये सारी चीज़ें रैम के साथ। और रैम जो है ना वो लिंक होती है किसके साथ? CPU के साथ। और जो रोम होती है ये भी CPU के साथ लिंक होती है। तो CPU के साथ दो चीज़ें लिंक्ड हैं, एक रैम है और दूसरी कौन सी है? रोम। रोम का टास्क ही कुछ और है। रोम आपके कंप्यूटर वर्किंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रही होती, ये जस्ट कंप्यूटर को धक्का लगाती है। आप ये समझ लें जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये थोड़ी देर के लिए एक्टिव होती है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। लेकिन जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग है सारी की सारी, वो सारी रैम परफॉर्म करवा रही होती है। डेटा आपने अपने कंप्यूटर में कोई CD रोम या DVD रोम के अंदर कोई डिस्क डाली तो वो जो डेटा है वो पहले रैम में आएगा, रैम से होता हुआ वो जाएगा CPU में, CPU उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वापस फिर रैम को दे देगा और रैम फिर इन चैनल्स के थ्रू आउटपुट यूनिट को दे देगी, आउटपुट यूनिट आउटपुट पोर्ट्स को दे देगा और वहाँ बाहर आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर वो आ जाएगी। तो स्ट्रक्चर समझ आया आप लोगों को? डेटा जहाँ से भी आएगा, लेट्स सपोज आपने कीबोर्ड से कोई डेटा एंटर किया तो वो आएगा पोर्ट्स के पास, पोर्ट से होता हुआ इनपुट यूनिट के पास, इनपुट यूनिट भेजेगा रैम को, रैम भेजेगी प्रोसेसर्स को, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके वापस फिर रैम को देगा, रैम फिर वापस आउटपुट पोर्ट्स को देगी, आउटपुट यूनिट को देगी और आउटपुट यूनिट वापस आउटपुट पोर्ट्स को दे देगा। तो ये एक सर्कल है जो CPU का एग्जीक्यूशन का सर्कल है। ये तो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये डायग्राम आपको डिफरेंट शेप में नज़र आएंगी, ठीक है, लेकिन मैंने एक सिंपल डायग्राम जो आपका सिस्टम यूनिट है उसको समझ लें कि पूरा स्कैन कर दिया आपके सामने। अगर आप इसको देखना चाहते हैं अपने लेक्चर्स में तो मैंने कोशिश की इसका एक बोर्ड की स्क्रीन, ये बोर्ड है, ये बेटा आप लोगों के पास कुछ पोर्ट्स हैं, ये भी कुछ पोर्ट्स हैं, ये वो माइक्रोफोन की पोर्ट्स है, ये भी पोर्ट है, ये भी पोर्ट है। ये सारी की सारी पोर्ट्स एक यूनिट के साथ लगी हुई हैं, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड इनपुट यूनिट। यहाँ पे छोटा सा यूनिट होगा, ये इलेक्ट्रिकल सर्किटरी बोर्ड है। ये आपके कंप्यूटर की जनाब यहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर लगी होती है रैम, जो कि आपकी इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर उसका जिक्र होगा। यहाँ सारी रैम लगी होती हैं। ये आपके कंप्यूटर के अंदर रोम है, ये एक छोटा सा पावर सेल होता है। ये डिफरेंट किस्म की पोर्ट्स हैं, इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के कार्ड्स आप लगा सकते हैं। और ये आपके कंप्यूटर की कोई ना कोई मेमोरी, ये रोम हो सकती है, ये कोई और मेमोरी चिप है या कोई और IC होगा। ये आपके कंप्यूटर का CPU है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, ये एग्जैक्टली CPU है आपके कंप्यूटर का। ये कोई और भी मेमोरी चिप हो सकती है, ठीक है। ये CPU कैसे पहचाना जाता है? ये छोटा सा ना इसके ऊपर ये पॉइंट होता है, इसके ऊपर हीट सिंक लगा होता है, इस तरह का हीट सिंक होता है। ये हीट सिंक है, ये क्या करता है, ये इसकी, क्योंकि जब CPU चलता है ना तो गर्म होता है तो ये इसकी हीट को सिंक करता रहता है और इसके ऊपर ना फ़ैन भी लगा होता है। आपने अक्सर बॉक्स खोला, आप उसका कवर उतारते हैं सिस्टम यूनिट का तो आपने देखा ना बड़ा सा एक सिंक सा बना होता है सिल्वर का और उसके ऊपर एक पंखा चल रहा होता है। वो असल में उसके बिल्कुल नीचे छोटी सी चिप होती है। दिस चिप एक्चुअली कॉल्ड CPU। इसको माइक्रो प्रोसेसर CPU सारा कुछ इसी को कहते हैं। आपको समझ आ गई? ये आपके पास आ गई रैम, ये आपके पास आ गई रोम, ये आपके पास आ गया CPU। और ये आप देखें डिफरेंट किस्म के और छोटे छोटे कई पार्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर लगे हुए हैं क्योंकि इसकी वर्किंग। ये जो स्लॉट है ना बच्चों, ये स्लॉट असल में पावर सप्लाई के लिए होती है, पावर प्लग होता है
वो बॉक्स है पावर सप्लाई, उसमें केबल लगती है बिजली की, वो आगे उस बिजली को कट डाउन करता है, उसके वोल्टेज कम करता है, उसकी वो पावर जितनी सिस्टम को चाहिए होती है उतनी पकड़ के वो लाइंस के थ्रू इस प्लग पे लगाता है, और ये प्लग फिर इस पूरे बोर्ड को प्लग जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता रहता है, और ये वर्किंग होती रहती है। डिफरेंट किस्म की आपको और भी पोर्ट्स और पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे इसके ऊपर, जैसे ये एक पॉइंट नज़र आ रहा है, इसमें एक के ऊपर हार्ड डिस्क लगती है, किसी के ऊपर यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क लगती है, यहाँ पे किसी पे डीवीडी रोम लगता है। तो ये डिफरेंट किस्म के प्लग्स हैं। तो ये मदरबोर्ड की पूरी वो स्क्रीनशॉट मैंने बनाया ताकि आप लोगों को ना ये थोड़ा डिफ़ाइन किया जा सके, बताया जा सके कि कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर आप डिटेल में देखें तो ये यही स्ट्रक्चर है जो अभी आपकी स्क्रीन पर जो मैंने ड्रॉ किया है, ये इसी तरह ही सारे पार्ट्स हैं, ये आपस में लिंक होते हैं। तो वॉन न्यूमन ने कहा क्या? वॉन न्यूमन ने यही कहा कि भाई बात सुने, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने एग्जीक्यूट करनी है ना, वो जहाँ से भी आएँ पहले मेमोरी में लोड हों, और मेमोरी उसको सीपीयू तक पहुँचाए, और सीपीयू उसको प्रोसेस करके वापस मेमोरी में दे, और फिर आउटपुट हो। तो प्रोग्राम पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ना है। तो क्या आजकल जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, हम उसके अंदर ये स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे, हम यही स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं कि हम जो काम हमने करना होता है उसी काम की हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 रैम में और रैम से सीपीयू में वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं, और आपका काम चलता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली वॉन न्यूमन थ्योरी। वापस चलते हैं जी। वॉन न्यूमन थ्योरी में आपने पढ़ लिया, तो इसके अंदर डिफरेंट किस्म के टास्क का जो है ना वो डिस्कशन हुई है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट है, और ये जो दूसरा है ये एक ही है, ये सीपीयू के 2 पार्ट हैं। कंट्रोल यूनिट जो है ना, ये रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड डिकोड दीज इंस्ट्रक्शन। ये मेमोरी यानी कि रैम से इंस्ट्रक्शन लेता है सीपीयू का पार्ट, और उनको उस फॉर्मेट में चेंज करता है कि सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर सके, सीपीयू उसको अंडरस्टैंड कर सके। दिस यूनिट यूज़ अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। और ये क्या करता है, ये यूनिट दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के उनको भी यूज़ करता है इंस्ट्रक्शंस को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए। मतलब ये आपके दिमाग का वो वाला हिस्सा है जो आपको ऑर्डर देता है। मैंने अभी ये हाथ हिलाया तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट से आई। ओके, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हर सीपीयू के अंदर ये होता है। परफॉर्म डिफरेंट अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। आपको पता है डेटा जिधर से भी आए 0110 में कन्वर्ट होता है, फिर उसके ऊपर बेसिक मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस लगते हैं, और फिर वो असल जो प्रोसेसिंग्स कर रहा होता है ना बच्चों, वो ये वाला पार्ट कर रहा होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसकी हमने डिटेल आगे चल के पढ़नी है। और ये 2 पार्ट हो गए। उसके बाद आगे मेन मेमोरी। ये बेटा इस मेमोरी की बात हो रही है। अगर आप इधर देखें तो ये आप लोगों के पास रैम लगी होती है यहाँ पे, ठीक है, ये रैम की बात हो रही है। अगले लेक्चर्स में रैम की शेप भी आपको दिखाई जाएगी कि किस तरह की होती है, लेकिन वो इन स्लॉट्स के ऊपर लगती है। मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको ये स्लॉट्स अच्छे से नज़र आ सकें। ये यहाँ पे ना ऐसे स्लॉट होती है, वो बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे टच हो जाती है, और ये जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये इसके क्लिप या प्लग कुछ भी इसको कह लें, इसको हम ऐसे फिक्स कर देते हैं। इसके ऊपर ना अभी भी एक रैम लगी हुई है। अगर आपको गौर करें तो ये जो लाइन आ रही है, ये यहाँ पे लाइन आ रही है ना, ये असल में एक रैम इसके ऊपर अटैच हुई है। बिल्कुल माइनर सी बारीक सा बोर्ड सा होता है, वो इसके ऊपर लग जाता है। ओके, तो मेन मेमोरी बच्चों बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर ये क्या है। याद रखो वो तमाम मेमोरीज़ जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं या सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं, उनको मेन मेमोरीज़ कहते हैं। आप इस डायग्राम को देखें तो क्या रोम जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये देखें यहाँ पे अटैच है ना, और रैम। इसके अलावा सीपीयू के साथ कोई और चीज़ अटैच है नहीं है, तो ये दोनों मेमोरीज़ को मिला के मेन मेमोरीज़ कहा जाता है। फिर आगे ये रैम और रोम की डिटेल भी आपकी बुक के अंदर जो आप पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया। तो मेन मेमोरी की डेफिनेशन पे चलते हैं। तो स्टोर्ड कंप्यूटर्स एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एग्जैक्टली, क्योंकि अगर रैम नहीं होगी तो सीपीयू का किसी दूसरे यूनिट के साथ कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं बनेगा और कोई डेटा ना रैम में आएगा। अगर रैम में नहीं आएगा तो सीपीयू में भी नहीं आएगा। तो दैट्स वाई दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, डेटा वाइल दीज आर बीइंग्स एग्जीक्यूट, मतलब वो डेटा जिसने चलना है। एंड दिस यूनिट इज़ कॉमनली नोन एज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। इस लाइन पे ज़रा जोर डालिए। ये कंप्यूटर का वो एरिया जहाँ पे कंप्यूटर तो सीपीयू फिर क्या करता है, सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है, सीपीयू ब्रेन है, लेकिन सीपीयू को तब तक इंस्ट्रक्शन मिलेंगी नहीं जब तक वो उसको प्रोसेस भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम सीपीयू को प्रोसेसिंग एरिया कहते हैं, इसको वर्किंग एरिया कहते हैं। तो मेन मेमोरी ये क्लियर हुआ। ये आपके पास मदरबोर्ड है, और मदरबोर्ड के बाद आप लोगों के पास
जो आ गया वो IO यूनिट आ गया। ये कहाँ पे होता है बच्चों, ये यूनिट ये वाला यूनिट होता है, ये वाला एग्जैक्टली। ये क्या करता है, हम पीछे बोर्ड पे भी चलते हैं, ये वाला यूनिट होता है। ये यूनिट क्या कर रहा होता है, ये सारी इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स, जितनी आपकी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं कंप्यूटर की, वो सारी इस यूनिट के साथ लिंक्ड है। आप कीबोर्ड माउस जो भी लगाते हैं वो पोर्ट और पोर्ट पीछे की यूनिट के साथ लिंक है। अगर आप मेरी डायग्राम देखें, ये देखें, ये सारी पोर्ट्स हैं, ये सारी पोर्ट्स हैं और पोर्ट्स लिंक हैं इससे कि यूनिट के साथ। इस यूनिट को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, IO यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। ओके, दिस हैंडल द प्रोसेसर कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस। बट बच्चों पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, फॉर एग्जांपल डिस्क ड्राइव्स, मोनीटर्स, प्रिंटर्स, ये सारी की सारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। ओके, and these are registers to hold the data coming and going out for the peripheral devices. Selection unit which is, कहता है जो डेटा इसमें आ रहा है, जो जा रहा है, उसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं जो कि डेटा को होल्ड करते हैं, आने वाले डेटा को भी, जाने वाले डेटा को भी। विच इंटरफेस टू सेंड द डेटा, कहता है ये इसके सेक्शन है, इसमें से एक सेक्शन ऐसा है जो इंटरफेस का मतलब होता है लिंक। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रही है, आपको क्वेश्चन करें तो मुझे समझ आए, तो बेसिकली दिस वन इज़ कॉल्ड इंटरफेस बिटवीन यू एंड मी। दो पार्टीज़ का ऐसा पॉइंट जहाँ वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो ये इंटरफेस है। तो जैसे कि इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ और कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ, तो उस पॉइंट को हम फिर इंटरफेस कहेंगे। तो IO बेसिकली तो इंटरफेस ही हुआ ना, कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कम्युनिकेशन करवा रहा होता है विद कंप्यूटर। ओके, as the data or instruction should be memory before the computer can execute it, so place data and instruction in the memory. This stored program computer also some IO devices. ठीक है, कहता है जो आपको पता है, अभी मैंने बड़ी डिटेल में बताया कि जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उनको हमें मेमोरी में प्लेस करना है। अगर वो मेमोरी यानी कि रैम में नहीं आते तो वो एग्जीक्यूट भी नहीं होंगे। तो जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है वो फिर एक तरह का IO यूनिट भी यूज़ करता है डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। और बैरूनी जो डिवाइसेस हैं, जैसे माइक्रोफोन कंप्यूटर की इंटरनल डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड कंप्यूटर की इंटरनल डिवाइस नहीं है, माउस कंप्यूटर की इंटरनल डिवाइस नहीं है, ठीक है। प्रिंटर, मॉनिटर, डिस्प्ले स्क्रीन, ये सारी कंप्यूटर की एक्सटर्नल डिवाइसेस, इनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। उसके बाद बच्चों आ गया बस इंटरकनेक्शंस। इसकी भी डिटेल आनी है आपकी इसी चैप्टर के अंदर, वहाँ आपको और ज़्यादा डिटेल से समझाएंगे। बस इंटरकनेक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, ये आपने सब के अंदर ही लिखना है। और ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। वापस आइए, मैंने जब ये डायग्राम बनाई तो मैंने इसके दरम्यान में ये लाइनें खींची हैं, नज़र आई आपको ये लाइंस असल में वो बारीक बारीक माइनर। वापस चलते हैं, ये देखें आपको बारीक बारीक लाइंस यहाँ नज़र आ रही हैं। आप अपने इस बोर्ड के अंदर देखें, यहाँ पे ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ये देखें ज़रा, ये बारीक बारीक सी लाइंस, ये सारी की सारी लाइन असल में वो टूटा हुआ को बोर्ड देखें तो उसके अंदर भी आपको माइनर सी छोटी छोटी कई लाइंस नज़र आएंगी। ये लाइंस करती क्या हैं, ये इन सारे यूनिट्स को आपस में लिंक्ड रखती हैं और जहाँ से भी डेटा ने फ्लो करना है वो इन लाइन्स के थ्रू करता है। इसकी भी डिटेल आगे चल के है, वहाँ हम इसको और डिटेल से देखेंगे। ये आपके कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया, ये सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क, ये रैम एंड रोम मेन मेमोरी, ये CPU आ गया, ये उसके दरम्यान उसने डिफरेंट किस्म के लाइंस खींची हैं तो इनको बसेस कहते हैं। और ये कंप्यूटर की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो IO यूनिट के साथ आगे लिस्ट ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे लिख दी गई है सारी। ये वही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे डायग्राम कुछ और स्टाइल से वहाँ पे और है। आगे डिटेल में जो आ गया पहला पार्ट वो आ गया CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है जिसने हर हाल में वर्किंग करनी है। जो भी ये वर्किंग करेगा कंप्यूटर उसी वर्किंग को फॉलो कर रहा होता है और कंप्यूटर उसी वर्किंग को प्रोसेस कर रहा होता है। तो इनपुट डिवाइसेस से कोई डेटा आया तो वो सबसे पहले आएगा मेमोरी के पास। ये देखें यहाँ आया किसके पास, मेमोरी के पास। मेमोरी उसको देगी किसके पास, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को। कंट्रोल यूनिट भी उसमें ये सारी मूवमेंट्स कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ से ये डेटा जो है वो या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क, कोई गाना आपने कॉपी किया तो आप हार्ड डिस्क पे रखेंगे, नहीं तो वो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ चला जाएगा और वहाँ से आउट हो जाएगा। तो ये एक वही स्ट्रक्चर है, ये यही वाला स्ट्रक्चर है, उसको कुछ इस तरह ड्रा कर दिया। और ये यही वाला स्ट्रक्चर है जिसको हमने उधर पढ़ा हुआ, लेकिन इसमें मैंने असल में आपका जो कंप्यूटर का जो आप जनरल लाइफ में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ना, आप लैपटॉप मैंने एग्जैक्ट उसी को सामने रख के डायग्राम बनाइए। अगर आप जस्ट डायग्राम बनानी है तो ये मैंने असल में ये कीबोर्ड सामने रखा है और डायग्राम पूरी ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी। अब CPU जो है ना ये लोकेटेड इन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, वो ग्रीन बोर्ड जो भी आपने देखा। और यहाँ पे ये लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क जो होता है कंप्यूटर का उसको ये कंटिन्यूसली इसी में से थ्रो हो रहा होता है, ये
उसी डेटा को जो रिज़ल्ट्स बना रहा होता है वो आपका CPU ही बना रहा होता है। और रैम, कीबोर्ड, माउस, आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा इज सेंड बैक टू द रैम। डेटा आता है रैम में या रैम से CPU में जाता है, वो उसको प्रोसेस करता है, जो उसके रिज़ल्ट्स होते हैं वो वापस फिर रैम में जाते हैं। CPU का एक ही गेट है रैम, डेटा जाना भी उधर से प्रोसेस होकर वापस भी उधर ही आना है। ओके, CPU कंटिन्यूसली रिसीव इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूट, ईच इंस्ट्रक्शन इज डेटा प्रोसेस ऑर्डर, हर एक का वो ये ली 4 ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट इन, ये कुछ और ऑर्डर्स भी हैं। जब हम आपको स्टैक्स वगैरह और रजिस्टर्स पढ़ा रहे होंगे उसके अंदर इसकी डिटेल भी पढ़ाएंगे। द वर्क इटसेल्फ कंसिस्ट मोस्टली ऑफ कैलकुलेशंस एंड डाटा ट्रांसपोर्ट, ज़्यादातर काम तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस हैं और डेटा की सेंडिंग एंड रिसीविंग है, ट्रांसपोर्टेशंस। ओके, ऑन लार्ज मशीन CPU रिक्वायर्स वन और मोर प्रिंट सर्किट बोर्ड, ज़्यादा जो होते हैं उसके अंदर हमें ज़्यादा CPU या ज़्यादा बड़े मदरबोर्ड्स और ज़्यादा बड़े हैवी प्रोसेसर्स रिक्वायर्ड होते हैं डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। और स्मॉल वर्क स्टेशन के अंदर, जैसे ये मेरा सिस्टम एक स्मॉल वर्क स्टेशन है, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा हैवी किस्म के ना मदरबोर्ड चाहिए ना CPU चाहिए। और सिंगल चिप लगी होती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये वही CPU है जिसका दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है, तीसरा नाम प्रोसेसर है, एक ही बात है, ये छोटी सी चिप है जो आपको शुरू में दिखाई। एंड CPU हाउस द सिंगल चिप कॉल्ड द टू टिपिकल कंपोनेंट ऑफ CPU हैं। पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट विच इज़ ALU, ये सारी की सारी जो होता है ALU ये परफॉर्म कर रहा होता है। क्या परफॉर्म कर रहा है जी? ALU एक्चुअली पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक computation such as addition, multiplication, subtractions and other all and the ALU1 components of the CPU। ठीक है, ये सारे के सारे काम, ये अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो होता है वो यही ये सारे काम परफॉर्म कर रहा होता है। और असल प्रोसेसिंग इसी नहीं करनी होती है। तो सर कंट्रोल यूनिट क्या करता है? बेटा कंट्रोल यूनिट आप ऐसे समझ लें जैसे रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला, वो क्या कर रहा है, वो गाड़ी नहीं चला रहा होता लेकिन वो फ़्लो ऑफ कार्स एंड फ़्लो ऑफ व्हीकल्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है कि इधर वाले उधर चले जाएं, उधर वाले इधर आ जाएं। कंट्रोल जो है ना मूवमेंट, तो डेटा क्योंकि उन लाइंस के ऊपर मदरबोर्ड के डिफरेंट कंपोनेंट्स में मूव करना होता है, तो उसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल यूनिट यूज़ करते हैं। और जो डेटा की प्रोसेसिंग, मतलब फ़र्ज़ करें एक जगह से डेटा कॉपी करना है और उसको यहाँ लेके जाना है तो CPU करेगा कंट्रोल यूनिट। लेकिन आपने 3 × 3 करना है तो इसमें क्योंकि प्रोसेसिंग है तो ये प्रोसेसिंग ALU करेगा। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट प्रोसेसिंग कर रहा होता है और वो जो होता है वो क्या सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा कर रहा होता है, ये डेटा को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। एक चीज़ और देखिए सर, ये दोनों डिफरेंट पार्ट होते हैं। नहीं मेरा बेटा, ये एक CPU है, CPU के असल में 3 पार्ट होते हैं, एक CU, एक ALU और एक ये तीसरा पार्ट जो है इसको रजिस्टर्स कहते हैं, जो हम हमारी बुक में ही है चैप्टर नंबर 5 में। अगले से अगला टॉपिक वही है, हम रजिस्टर्स भी पढ़ेंगे। तो क्लियर हुए? तो कंट्रोल यूनिट जो है वो असल में कंट्रोलिंग कर रहा होता है सारे के सारे पार्ट्स की, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सारे पार्ट्स की प्रोसेसिंग कर रहा होता है। ये आपका टॉपिक था कंट्रोल यूनिट। और होप सो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा स्लो पढ़ाया है, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना थोड़ी हम स्पीड तेज़ रखेंगे, तो ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ जाता है तो आपको अगले लेक्चर समझ आएंगे, अदरवाइज लेक्चर समझ नहीं आएंगे। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी ने कोई लेक्चर आगे से पढ़ा है तो पहले इन पिछले लेक्चर्स को ज़रूर सुने, ये ज़रूर देखें, क्योंकि ये समझ आ गए तो इंशाल्लाह अगले फिर मेरे लिए ईजी, आपके लिए ईजी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।